वेलकम फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सिविल वर्क क्वालिटी कंट्रोल। आज का जो टॉपिक है वो एग्रीगेट के ऊपर है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आईएस कोड रेफरेंस कैसा, इसका एज पर साइज कौन सा साइज एग्रीगेट रिसीव करना चाहिए, इसका पैरामीटर आईएस एज पर स्पेसिफिकेशन पैरामीटर क्या क्या होना चाहिए, हम इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे। आइए देख लेते हैं कंटेंट क्या क्या है। General classification, strength, properties of aggregate, IS code reference, source visit, sample collection, approve from client, check with master sample and testing report. General मेन एग्रीगेट कोई कंक्रीट का मेन थिंग्स आपको एग्रीगेट ही है। आपको एग्रीगेट का स्ट्रेंथ मेनली आप कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है वो एग्रीगेट से आता है। सेकेंड थिंग्स आपका ये रिड्यूस सिंकेज जो है वो रिड्यूस कर देता है। और ये मेन थिंग्स है आपका कोई कंक्रीट का एग्रीगेट मेन थिंग्स है 70 to 80% आपका कंक्रीट का वॉल्यूम वो कैरी करता है कंक्रीट का। Aggregate classification as per size. There are two types of aggregate as per size: fine aggregate and coarse aggregate. Fine aggregate 4.75 micron passing and retain 75 micron. This is called fine aggregate. Coarse aggregate 75 mm passing aggregate and 4.75 micron में रिटेन जो करता है उसको हम लोग कोर्स एग्रीगेट एज ए कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। क्लासिफिकेशन एज पर शेप। क्लासिफिकेशन एज पर शेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आपका वर्केबिलिटी एंड कंक्रीट स्ट्रेंथ, क्योंकि आपका वर्केबिलिटी हो एक शेप हिसाब से आपका राउंडेड होगा तो वो क्या है वर्केबिलिटी ज़्यादा देगा। और आपको ये शेप फ्लेकी और ज़्यादा इलोंगेटेड एग्रीगेट होगा तो ये क्या होगा आपको प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं करेगा कंक्रीट में। तो प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं होगा तो ये आपका स्ट्रेंथ में बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा। राउंडेड एग्रीगेट, द एग्रीगेट ऑफ राउंड से हैव मिनिमम वॉइड रेंज 32 to 33%। आपका 32 से 33% आपका राउंडेड एग्रीगेट में आपका वॉइड रहता है। रिक्वायर मिनिमम पेस्ट टू गुड क्वालिटी कंक्रीट। देख रहे एग्रीगेट क्वारी फ्रॉम रिवर, ये मेनली आपको राउंडेड जो एग्रीगेट है आपको मेनली रिवर से मिलता है मेनली। इरेगुलर एग्रीगेट, द इरेगुलर एग्रीगेट वॉइड रेंज 35 to 38% आपको वॉइड रेंज मिलेगा। इसको आप पीट सैंड और ग्रेवल से ये मिलेगा। इट्स रिक्वायर मोर सीमेंट पेस्ट टू मेक वर्केबल कंक्रीट, आपको ये ज़्यादा सीमेंट पेस्ट चाहिए, ये क्या है वर्केबल कंक्रीट वर्केबल करने के लिए। एंगुलर एग्रीगेट, द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वॉइड रेशियो 38 to 40%। ये आपका मोर पेस्ट बहुत ज़्यादा सीमेंट पेस्ट लगेगा इसमें आपको वर्केबल कंक्रीट के लिए। और क्या एक है फ्लेकी आपको 3/5 ऑफ मीन डायमेंशन। फ्लेकी हम किसको बोलेंगे, इसका लीस्ट डायमेंशन इज 3/5 ऑफ मीन डायमेंशन। द टाइप ऑफ एग्रीगेट रिड्यूस स्ट्रेंथ, ये रिड्यूस फ्लेकी स्ट्रेंथ का बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। फ्लेकी ज़्यादा फ्लेकी होगा तो इसमें स्ट्रेंथ इफेक्ट करता है। इसका आईएस लिमिट भी आगे में आपको बताएंगे कितना परसेंटेज इसका फ्लेकीनेस होने से हम उन लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं। स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ ऑफ रॉक डज नॉट एग्जैक्टली रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट इन कंक्रीट। ये आपका जो एग्रीगेट का स्ट्रेंथ है वो मतलब प्रॉपर वही स्ट्रेंथ आपको कंक्रीट में होगा ऐसा नहीं है इसका, ये क्योंकि कंक्रीट आपका एक बाइंडिंग मटेरियल ऑफ सीमेंट पेस्ट एंड एग्रीगेट। तो ये एग्रीगेट सीमेंट पेस्ट का भी जैसे स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा और एग्रीगेट का ऊपर भी डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है आपका जो एग्रीगेट का स्ट्रेंथ है वही सीमेंट का वही कंक्रीट का
स्टेन देगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट, क्रॉसिंग वैल्यू। क्रॉसिंग वैल्यू हम किसको बोलते हैं? इट इज रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट टू क्रॉसिंग अंडर ए ग्रेजुअली अप्लाई कॉम्प्रेसिव लोड। हम इसको ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे कोई लोड अप्लाई करे तो इसका जो रेजिस्टिंग पावर है वो क्रॉसिंग वैल्यू एज ए क्रॉसिंग वैल्यू हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। इसका IS लिमिट IS 383 2016 जो अभी नया जो वर्जन आया 2016 का, उस वर्जन में क्या है? एग्रीगेट टू बी यूज इन वायरिंग सरफेस। वायरिंग सरफेस मतलब आपका जैसे रोड का ऊपर बाहर का जो सरफेस है, ऊपर का सरफेस, वो वायरिंग सरफेस जैसे रनवे, रोड, पेवमेंट, टनल, लाइनिंग, इसका मैक्सिमम 30% होना चाहिए। 30% का ऊपर क्रॉसिंग वैल्यू कभी भी होना नहीं चाहिए। और एग्रीगेट टू बी यूज अदर देन फॉर वायरिंग सरफेस, ये वायरिंग सरफेस छोड़ के जो है इसका 30% जब जाएगा, इसको हम लोग फाइनल वैल्यू 10% फाइनल वैल्यू शुड बी कंडक्ट। इसका 10% फाइनल वैल्यू टेस्ट होता है। जैसे ये 50 किलोन्यूटन लोड देके 2.36 से पासिंग करके जैसे क्रॉसिंग वैल्यू होता है, वो भी सेम प्रोसीड्योर फाइनल वैल्यू 2.36 जो पासिंग होता है उसके हिसाब से टोटल एग्रीगेट का परसेंटेज हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। इम्पैक्ट वैल्यू, इट इज रेजिस्टेंस टू एग्रीगेट सडन शॉक और इम्पैक्ट। इसको हम सडन कोई लोड देते एग्रीगेट के ऊपर, इसका जो रेजिस्टिंग पावर है इसको हम लोग इम्पैक्ट वैल्यू बोलते हैं। इसका भी IS लिमिट है। IS लिमिट सेम 30% इसका इम्पैक्ट वैल्यू है। और आपका अदर्स देन वायरिंग सरफेस इट should be maximum 45%, but when we use in above 65 concrete it should not exceed 22%। ये आपका इम्पैक्ट वैल्यू टेस्टिंग का मशीन है। तो इसमें हम लोग 380 में ऊपर से इसको 25 लो देते हैं। तो इसका हम लोग जो 2.36 से फिर हम लोग सीविंग करते हैं, जो पासिंग होगा टोटल एग्रीगेट का उसको हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। इसका हम लोग जो टेस्टिंग प्रोसीड्योर है, मैं आपको टेस्टिंग प्रोसीड्योर वीडियो भी दिखा देंगे और इसका आगे कैसे प्रोसीड्योर होता है, कैसे टेस्टिंग होता है, ये भी आपको मैं कोई आगे वीडियो में दिखाएंगे। अगला कोई वीडियो में आपको जो भी है टेस्टिंग दिखाएंगे। एब्रेशन वैल्यू, it is the resistance of aggregate to wire when it is rotated in cylinder with some abrasion change noticed by Los Angeles machine। इसका जो टेस्ट है, इसका मेनली एग्रीगेट इसका अंदर ड्रम का अंदर भर के उसका जैसे डायमीटर बॉल है 11 नंबर बॉल होता है, ऐसे बॉल भर के इसको हम घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, तो इसका एब्रेशन उसका हम लोग निकालते हैं एब्रेशन वालों। इसका भी IS लिमिट 30% फॉर वायरिंग सरफेस अदर देन इसका 50%। साउंडनेस टेस्ट, साउंडनेस व्हाट इज साउंडनेस? साउंडनेस हम किसको बोलेंगे पहले ये बात जान लेते हैं। साउंडनेस जो वेदर का इफेक्ट है उसके वजह से कोई एग्रीगेट का जो वॉल्यूम का चेंज है, इसको हम लोग साउंडनेस ऐसे कंसीडर करते हैं। इट इज रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट टू इफेक्ट द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एंड वेदर की वजह से कोई वॉल्यूम चेंज होगा तो उसका साउंडनेस हम लोग चेक करते हैं। इसका IS लिमिट लिखा है फाइन एग्रीगेट 10% व्हेन टेस्टेड इन सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट से हम लोग टेस्ट जब करें तो इसका 10% और 15% एंड मैग्नीशियम सल्फेट। तो और कोर्स एग्रीगेट के 12% फ्रॉम सोडियम सल्फेट एंड 80% एंड मैग्नीशियम सल्फेट। ये सब IS लिमिट का IS लिमिट है 2016। आपका IS 383 2016 2016 का जो वर्जन है उसके हिसाब से। बाल्क डेंसिटी, bulk density or unit weight of an aggregate valuable information regarding shape and regarding grading of aggregate। एक bulk density से हम लोग दो चीज़ जान सकते हैं। एक तो आपका कैसे इसका बॉन्डिंग होगा, कैसे टाइप का शेप जान लेते हैं, और इसका ग्रेडिंग भी इससे मैक्सिमम पता चल जाता है। तो
ये बल्क डेंसिटी भी पहले जो पुराना वर्जन था डिज़ाइन मिक्स, इसको कंसिडर करता है। अभी जो वेट का हिसाब से इसमें कोई बल्क डेंसिटी उतना मैटर नहीं करता है इसका। लेकिन इसका क्या होता है, जब आप इसका एग्रीगेट का जब प्रॉपर फिल नहीं होता है, तब इसका क्या होता है, बल्क डेंसिटी कम होता है। और अच्छे से प्रॉपर वॉइड कम होगा तो इसका बल्क डेंसिटी ज़्यादा होता है। बल्क डेंसिटी शो द हाउ डेंसली द एग्रीगेट इज पैक्ड व्हेन फिल इन स्टैंडर्ड मैनर। द बल्क डेंसिटी डिपेंड ऑन पार्टिकल साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन शेप ऑफ द पार्टिकल। इसका प्रोसीड्योर कुछ नहीं है, आपका 5 लीटर से 10 लीटर का एक बाकेट लेना है, उसके अंदर आप एग्रीगेट फिल कर दीजिए, उसके बाद आप वेट कर लीजिए, बाकी आपका एग्रीगेट का वेट बाई वॉल्यूम। तो 1 m की वॉल्यूम में क्या इसका बल्क डेंसिटी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी मैक्सिमम सबको पता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या किसको बोलते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी और डिवाइडिंग द मास ऑफ एग्रीगेट विद मास ऑफ वाटर। Specific gravity of aggregate is made used to design calculation on concrete mix. With specific gravity, each constitution know its weight can be converted into the solid volume. ये डिज़ाइन मिक्स के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर ऑब्जर्वेशन। वाटर ऑब्जर्वेशन आगे में बताएंगे, अगर नेक्स्ट स्लाइड आएगा। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका डिज़ाइन मिक्स में जब डिज़ाइन मिक्स कैलकुलेशन करेंगे, उसका हम लोग वेट से जब वॉल्यूम से जब वेट में कैलकुलेशन करेंगे, तब स्पेसिफिक ग्रेविटी मेरा कैलकुलेशन के लिए चाहिए। तो इसको हम लोग इसीलिए कोई डिज़ाइन मिक्स कैलकुलेशन होने से पहले जो एग्रीगेट अपना सोर्स अप्रूव हुआ है, उस एग्रीगेट का अपने पास स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो ये अपना जो मशीन है, इससे हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करते हैं। Water absorption. The water absorption of aggregate is determined measuring the increase in weight of an oven dry sample when increase is in water 24 hours to the ratio of increase in weight to the weight to dry sample expressed as percentage known as water absorption. Water absorption अपना जो है उसको हम ड्राई वेट का एज ए उसको 24 आवर कैलकुलेशन के बाद ड्राई वेट का रिस्पेक्ट में हम लोग ये वाटर एब्जॉर्प्शन देखते हैं। ये वाटर एब्जॉर्प्शन स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों चीज़ अपने को चाहिए डिज़ाइन मिक्स, मेनली डिज़ाइन मिक्स कैलकुलेशन के लिए। बल्किंग ऑफ एग्रीगेट क्या होता है? फ्री मॉइस्चर फ्रॉम एज ए फ्लेम अराउंड ईच पार्टिकल। कोई पार्टिकल के चारों तरफ जो मॉइस्चर रहता है उसको फ्री मॉइस्चर के वजह से वो थोड़ा स्वेलिंग बढ़ जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसको हम लोग बल्किंग ऑफ एग्रीगेट बोलते हैं। बल्किंग ऑफ एग्रीगेट मेनली आपको सैंड मतलब फाइन एग्रीगेट का दिखेगा। ये जितना फाइन्स होगा ये बल्किंग ऑफ एग्रीगेट ज़्यादा होता है। इसका एक ग्राफ से आप देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ मॉइस्ट अराउंड बाय मास और टू ड्राई, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम ओवर ड्राई। ये आपका देखिए फाइन सैंड के परसेंटेज जो है वो ज़्यादा होता है और कोर्सा सैंड के लिए ये बहुत कम होता है। तो ये फाइन एग्रीगेट में मेनली देखा जाता है बाल्किंग ऑफ सैंड हम लोग बाल्किंग ऑफ सैंड भी बोलते हैं। Grading of aggregate comprises about 55% of volume of mortar and about 85% volume of mass concrete। ये एग्रीगेट अपना वॉल्यूम मेनली मास कंक्रीट जो है उसके ऊपर बहुत
मास कंक्रीट जो है तो इसमें 85% वॉल्यूम ऑफ मोटर, तो ये सी बैनर ये जो ग्रेडिंग है बहुत अर्जेंट है। कोई एग्रीगेट कोई हम लोग जब रिसीव करते हैं तो उसका मेनली हम लोग ग्रेडिंग देखते हैं, मेनली ग्रेडिंग देख के हम लोग इसको पास और फेल डिसाइड करते हैं। तो ग्रेडिंग के बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो ग्रेडिंग मेनली आपको कौन सा जोन में डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सा आपको साइज में डिस्ट्रीब्यूशन है ग्रेडिंग का, इसको इसमें पता चलता है। यह आपका फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट में मेनली सैंड आता है। तो सैंड में आपको ग्रेडिंग सैंड में मेनली 4 जोन है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। तो ये जोन का हिसाब से हम लोग कैसे कौन सा जोन मेनली कंक्रीट के लिए चाहिए। जोन 2 इज द बेस्ट सैंड फॉर कंक्रीटिंग, और जोन 3, जोन 4 इज ए फाइन सैंड। जोन 3 के हम लोग मेनली प्लास्टर जैसे फिनिशिंग काम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जोन 3 का सैंड हम लोग ये फाइन्स होता है, तो ये फिनिशिंग भी अच्छे से आता है। तो हम लोग इसमें मेनली प्लास्टर पर फिनिशिंग वर्क के लिए यूज़ करते हैं, और मेनली कंक्रीट के लिए जोन 2 यूज़ कर सकते हैं। जोन 3 भी कंक्रीट में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए फिर डिज़ाइन में अलग से करना पड़ेगा। लेकिन जो प्रेफरेबल है मेनली जोन 2 के लिए। जोन 2 हम लोग कैसे उसको डिफाइन करेंगे, ये सैंड जोन 2 है। जैसे 10 mm, 4.75, 2.36, 1.18, 600, 300, 150 माइक्रोन। आप 10 mm से 1.18 mm तक आपको जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 जो भी जोन है इसको आपको ओवरलैप मिलेगा। तो हम इस चारों सीप साइज से हम लोग कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन 600 माइक्रोन जो सीप है उसमें हम लोग स्पेसिफाइड लिमिट है, जैसे 50 जोन 1 के लिए 15 to 34, और जोन 2 के लिए 35 to 59, जोन 3 60 to 79, और जोन 4 80 to 100। तो हम लोग इसमें 600 माइक्रोन में मेनली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ये कौन सा जोन में आएगा। Fine aggregate, the grading of aggregate when determined as described as IS 2386। अपना जो IS 2386 जो प्रोसीड्यूर है टेस्टिंग का, विद इन द लिमिट ऑफ टेबल 9 shall be described फाइन एग्रीगेट ग्रेडिंग जो न, इसका मेनली हम यही बोलना चाहते हैं। ये एक्चुअली IS 383 का स्क्रीनशॉट है। तो इसका 600 माइक्रोन में जो है इसको हम कभी भी मतलब जो लिमिट है इसका बाहर कभी भी एग्जिट नहीं कर सकते। लेकिन 600 छोड़ के बाकी जो IS सीप है उसमें हम लोग 5% टॉलरेंस है, और टोटल टॉलरेंस 10%। इसको हम लोग लेके तो जोन का हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट आप देख सकते IS सीप डेजिग्नेशन है, और ये पार्टिकल पासिंग फॉर सिंगल साइज एग्रीगेट। तो इसमें आपको 63 mm, 40 mm, 20 mm, 16 mm, 12.5 एंड 10 mm है। इसका IS हिसाब से कितना परसेंटेज पासिंग होना चाहिए वो आपको डिफाइन किया हुआ है। ये IS 383 का स्क्रीनशॉट है। Flakiness and elongation. The flakiness index of an aggregate is the percentage by weight particle
that shows least dimension is less than 3/5 of their mean dimension. This test is not applicable the size smaller than 6.3 mm. The elongation of aggregate percentage of weight or particle whose greatest dimension is greater than 1.8 टाइम ऑफ द मीन डायमेंशन. ये भी आपका 6.3 mm का मतलब एप्लीकेबल नहीं है उसका नीचे. इसका IS लिमिट एज पर 383 का डज नॉट कम्बाइन flakiness and elongation should not be exceed 40% for crash and uncrash aggregate. तो इसका जो कम्बाइन ग्रेडिंग है, कम्बाइन फ्लेकिनेस elongation का जो है आपको ये 40% का एग्जिट नहीं होना चाहिए. ये 383 का लिमिट है. ये आपको एग्जिट कर जाएगा तो हम इसको इस एग्रीगेट को कभी भी रिसीव नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा इफेक्ट करता है आपका स्ट्रेंथ में. अप्रूवल फ्रॉम क्लाइंट. हम लोग कैसे अप्रूवल लेते हैं, कैसा अप्रूवल एग्रीगेट का कोई अप्रूवल लेने का प्रोसीड्योर कैसा है, ये आपको आगे मैं डिस्क्राइब करता हूँ. सोर्स विजिट विद क्लाइंट. हम लोग पहले क्या करेंगे, सोर्स विजिट. कोई आप मान लीजिए कोई एग्रीगेट आप अप्रूव करवाना चाहते हैं, क्योंकि आपको डिजाइन मिक्स से पहले वो अप्रूव सोर्स अप्रूव जरूरी है, क्योंकि दूसरा उस सोर्स में जो पैरामीटर रहता है वो दूसरे कोई जगह में सोर्स का पैरामीटर चेंज होता है. तो हम कोशिश करेंगे हर टाइम, मतलब इंश्योर करेंगे एक ही जगह से अप्रूव हम लोग एग्रीगेट रिसीव करें. तो उसका प्रोसीड्योर, उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा क्लाइंट से. और कैसा प्रोसीड्योर है, सोर्स विजिट विद क्लाइंट. आपको पहले क्लाइंट से के साथ जॉइंटली एक सोर्स विजिट करना पड़ेगा. फिर उसके बाद सैंपल कलेक्शन. उधर से आप विजिट करने के बाद सैंपल कलेक्शन कर सकते हैं. उसके बाद सैंपल विटनेस, थर्ड पार्टी लैब और साइड लैब. आप थर्ड पार्टी लैब और साइड लैब को जॉइंटली क्लाइंट का विटनेस करके आप इसका टेस्टिंग करा सकते हैं. आफ्टर सेटिस्फाई द रिपोर्ट रिक्वायरमेंट एंड फॉर अप्रूवल, रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल. आप जब आप सेटिस्फाई हो जाए, IS लिमिट के सब सेटिस्फाई हो जाए, तो आप अप्रूवल का रिक्वेस्ट के लिए आप भेज सकते हैं. ये आपका एक ओवरव्यू है एक क्रॉसर का, कैसे एग्रीगेट आपको उस जगह में क्रॉसिंग होता है, कैसे बांटा जाता है, 20 mm, 10 mm, 12.5. ये आपका एक पिक्चर. ये आपका एक ओवरव्यू है जो प्लान का है. एक्चुअली कोटपुतली का है. मेरा जो बॉस है वो विजिट किया था उस टाइम का ये पिक्चर है. प्रोसेस बिफोर सप्लाइंग सैंड. ये प्रोसेस सप्लाई साइड, ये सैंड का है मेनली. आपको सैंड का प्रोसीड्योर, सेपरेशन ऑफ बोल्डर. आपको पहले नदी से उड़ने के बाद जो बोल्डर है वो हटा दिया जाएगा. उसके बाद वॉशिंग ऑफ सैंड, सैंड का वॉश करेगा, डबल वॉश, ट्रिपल वॉश. उसके बाद आपका स्टैक करेगा, स्टैकिंग टू डिलीवर. एक जगह में स्टैक हो जाएगा, वो हम अब उसको डिलीवर के लिए रेडी कर सकते, डिलीवर के लिए साइड में रेडी हो जाएगा. सैंपल कलेक्शन फ्रॉम सोर्स. इस आपको सैंपल कलेक्शन हो रहा है एक सोर्स विजिट के बाद, जॉइंटली सोर्स विजिट के बाद. ये सैंपल कलेक्शन में एक प्रोसीड्योर है. सैंपल कलेक्शन कैसे आपको रिप्रेजेंट करते हैं, ये जैसे थॉमस स्टोन क्रशर, ये आपका एग्रीगेट के हिसाब से हम इसको डिफाइन करते हैं कि एक रिप्रेजेंटेशन है. इसके बाद आपका आ जाता है टेस्टिंग. टेस्टिंग है अपना रेफरेंस के लिए एक फ़ोटो हमने इसमें टेस्टिंग के लिए विटनेस चल रहा है. जैसे
स्पेसिफिक ऑप्टिमाइजेशन इम्पैक्ट वैल्यू के लिए आपका विटनेस चल रहा है। ये आपका एक डायग्राम है मटेरियल अप्रूवल, कैसे हम लोग मटेरियल अप्रूव करेंगे, इसका एक कंप्लीट डायग्राम है। जैसे आप सोर्स विजिट विद क्लाइंट, थर्ड पार्टी टेस्टिंग आप साइड लैब पे भी कर सकते हैं। कंप्लाई इज IS कोड एंड अप्रूव, ये अप्रूव हो गया। उसके बाद इनकमिंग मटेरियल टेस्टिंग एट साइड लेबोरेटरी एंड कंप्लाई IS कोड का हिसाब से कंप्लाई हो जाएगा। और ये आप मास्टर सैंपल, कोई जब विजिट होता है आप उसको मास्टर सैंपल रख सकते हैं, उस मास्टर सैंपल से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये वेरीफाई हो जाएगा तो और IS का कंप्लाई कर जाएगा तो इसके बाद आप इसको आराम से आसानी से रिसीव कर सकते हैं। इसके बाद है आपका 10 mm का एक रिपोर्ट है। जैसे हम लोग थर्ड पार्टी टेस्टिंग करवाते हैं तो इसका एक कंप्लीट रिपोर्ट है। जैसे आपका ये सीव है, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, क्रैशिंग वैल्यू, एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू, उसका IS स्पेसिफिकेशन है और एज पर इसका टेस्ट मेथड क्या है और दिया गया है। आपका 20 mm का सेम इसका है आपका IS स्पेसिफिकेशन, वैल्यूडेंसिटी, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, क्रैशिंग वैल्यू, एब्रेशन वैल्यू, मटेरियल फाइनर देन 75